Hello students, today's topic is methods of sampling. So there are 6 methods of sampling. The first one is random sampling, purposive sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling and convenience sampling. So the first one is random sampling. Random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. For example, अगर हमारे पास में बहुत सारी कैंडिडेट्स हैं और हमें उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो रैंडमली अगर हम किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यही जो रैंडमली सेलेक्ट करने की जो सिचुएशन है, जो मेथड है, इसी को हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में भी दो मेथड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला है लॉटरी मेथड। इस लॉटरी मेथड में क्या किया जाता है, पेपर की कुछ स्लिप्स बनाई जाती हैं यूनिवर्स में अवेलेबल हर आइटम के लिए और उन्हें शफल किया जाता है एक बॉक्स में और बिना किसी भेदभाव के उनमें से एक स्लिप को या किसी ज़्यादा स्लिप्स को सैम्पल के तौर पर वहाँ से सेलेक्ट किया जाता है और इस मेथड को बोलते हैं लॉटरी मेथड। दूसरा होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इसमें भी सेम चीज़ होती है। सम स्टैटिस्टिशियंस हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ टेबल कॉल्ड टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। यानी रैंडमली सिलेक्शन के लिए हम पहले से ही एक फिक्स टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम सैम्पलिंग की कुछ मेरिट्स होती हैं और उसी तरह से कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। तो पहले इसकी मेरिट है, दिस मैथड इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यानी इसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं हुआ जाता है क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो रैंडमली सेलेक्ट की जाती हैं। दूसरी मेरिट है, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी कि कोई भेदभाव ना होने की वजह से हर यूनिवर्स में जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं, सबकी जो चांसेस हैं वो इक्वल होते हैं कि उन्हें सेलेक्ट किया जाए। The third one is the universe gets fairly represented by the sample and the fourth one is this is a very simple and straightforward method। क्योंकि इसमें ज़्यादा किसी टेक्निकल हेल्प का या किसी स्पेसिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसी के साथ में इस मेथड्स में कुछ डिमेरिट्स भी आती हैं। मेरिट्स के साथ साथ कुछ इसमें डिमेरिट्स भी होती हैं और जो पहली डिमेरिट है वह है दिस मेथड डज नॉट गारंटी proportionate representation of different items in the universe, and the second one is random sampling does not give weightage to certain important item in the universe। यानी जो हमने सेलेक्ट किया है, जो हमने रैंडमली आइटम सेलेक्ट किए हैं, हम पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन के तौर पर उन्हें एज्यूम कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे इसकी डिमेरिट को रिप्रेजेंट करती है। रैंडम सैम्पलिंग के बाद हमारा सेकंड आता है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। सो पर्पसिव सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ही आसान मेथड होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को जो आसान लगता है, जो वो समझता है, जो वो सोचता है कि इस मेथड को या फिर इस आइटम को सेलेक्ट करने से मुझे पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा मिल जाएगा, तो वो उस आइटम्स को सेलेक्ट कर लेता है। तो ये बहुत ही ईजी मेथड है इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी होती हैं। तो पहले हम इनकी मेरिट्स देखते हैं। First merit is this method is flexible to allow the inclusion of those items in the sample which are of special significance. The second one is selection of items can be deliberately tuned to the purpose of a study, and the third one it is a very simple technique to selection of the sample items। यानी कि अगर ओवरऑल हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्टिगेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही आसान है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से वो सैम्पल्स सेलेक्ट कर सकता है। इसी के साथ इसमें कुछ डिमेरिट्स भी आती हैं। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव कर सकता है। जो पहले से जो आइटम्स हैं उन्हें वो सेलेक्ट कर सकता है, यानी कि जो पूरे के पूरे डेटा को वो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। और सेकंड इसकी जो डिमेरिट है वह है बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पर्सनल बायस रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम्स डाउटफुल।
क्योंकि इसमें बायस का, पर्सनल बायस का होना के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई इसकी जो रिलायबिलिटी है इसके आउटकम की वो डाउटफुल होती है। थर्ड मेथड है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। इसे मिक्स सैम्पलिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रैंडम सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग को हम मिक्स कर देते हैं। शुरू करने से पहले इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, population divided into different strata having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented. For example, मान लेते हैं कि किसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं और इन्वेस्टिगेटर को उसमें से 5 सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं। ऐसे में होगा क्या, हमें पहले देखना होगा कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो आइटम्स हैं उन्हें ग्रुप वाइज सेटल किया गया है या नहीं। तो मान लेते हैं कि हमारे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस साइड्स के हैं और उसमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेटर को अगर 5 सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं उन 50 स्टूडेंट्स में थे, तो वो 3 स्टूडेंट्स साइंस साइड से कलेक्ट कर सकते हैं और 2 स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड से कलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि ओवरऑल जो सैम्पल्स निकल कर के आएंगे वो दोनों ही ग्रुप्स को, दोनों ही क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, साइंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमर्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम इसकी मेरिट्स की अगर हम बात करें तो पहली मेरिट तो इसकी यही हो जाती है कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जितने भी क्लासेस होते हैं एक यूनिवर्स में, उन सभी के आइटम्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की पॉपुलेशन को कवर करती है। एंड द सेकेंड मेरिट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द डेटा बिकम पॉसिबल। एंड द थर्ड मेरिट इज़ दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स। क्योंकि इसमें डिफरेंट जो पूरे 50 स्टूडेंट्स थे, हमने 50 स्टूडेंट्स को पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग पहले हमने उन्हें डिवाइड कर दिया और उसके बाद हमने सैम्पलिंग की हुई है। साथ ही इसमें कुछ डिमेरिट्स भी दी हुई हैं। फर्स्ट वन इज दिस मेथड इज suitable only when there is a complete knowledge about the diverse characteristics of the population, therefore this has a limited scope. And the second one is there is a possibility of bias at the time of classification of the population into different strata. And the third one is when the size of population is already small, it may be difficult to further divide it into small parts or strata. Now the fourth method is systematic sampling. According to this method, units of the population are numerically, geographically and alphabetically arranged. यानी सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो ओवरऑल पॉपुलेशन को हम पहले न्यूमेरिकली या जोग्राफिकली या फिर उनके अल्फ़ाबेटिकली उन्हें अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे क्लास इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं और एवरी 10th आइटम या एवरी 5th आइटम को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं और जब तक हमें फाइनल रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ 10 out of 100 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड फॉर अ सैम्पल, तो होगा क्या, हम एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं। एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रोल नंबर 1 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम रोल नंबर 10 को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम रोल नंबर 20 को सेलेक्ट कर लेते हैं, रोल नंबर 30 को सेलेक्ट कर लेते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये हमारे जो होगा ये सारे हमारे सैम्पल्स आ जाएंगे। यानी जो 1 से लेकर के जो 100 तक के जो स्टूडेंट्स थे उसमें से हमने 10 स्टूडेंट्स को ईजीली पिक कर लिया। तो ये सीरीज़ हो सकती है और इसी को हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बोलते हैं। अब बात करेंगे इसकी मेरिट्स की। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। सैम्पल इज़ ईजीली डिटरमाइंड क्योंकि उन्हें पहले से ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिया जाता है और कोई भी एक ग्रुप बना करके उसे स्टैंडर्ड तरीके से या तो 1 to 5 या 1 to 10 के तरीके से उन्हें हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एवरी 10th आइटम या फिर एवरी 5th आइटम या फिर एवरी 15th आइटम, जो भी डेटा जैसा भी होगा उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड द सेकेंड मेरिट इज़ देयर इज़ हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस इन दिस मेथड। क्योंकि पहले से ही सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिया गया है तो इसमें पर्सनल बायस के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं।
इसी के साथ में लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, और उसमें से फर्स्ट डिमेरिट इसकी ये है कि दैट एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। यानी कि जो 1 to 9 के रोल नंबर के स्टूडेंट्स थे उनके चांस, उनकी जो पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि हर आइटम को पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर इक्वल चांस नहीं मिलता वहाँ सेलेक्ट होने का। एंड द सेकेंड डिमेरिट इज़ if all the items in the population are homogeneous, this method of sampling serves no specific purpose. अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग के बारे में, और साथ ही हम होने वाली कुछ कॉमन एरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।